माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर 11 अगस्त के फैसले के बाद से मॉडिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो कि श्री अर्नब घोष जी के द्वारा दायर की गई थी, पहली बार रजिस्ट्रार के द्वारा और दूसरी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने डिसीजन दिया था उन्हीं के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। और अभी हाल ही में बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो प्रेयर किया गया था उसको रिजेक्ट करते हुए विद कॉस्ट उसको डिसमिस किया गया है, यानी आर्थिक जुर्माना लगाते हुए केस को खारिज किया गया है। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट की गई है सुने जाने के लिए, और ये मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन नहीं है बल्कि ये रिव्यू पिटीशन है, यानी कि जो जजमेंट 11 तारीख को दिया गया बीएड को अपात्र घोषित करते हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए 28 जून 2018 के एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार रिव्यू करे कि क्या वो फैसला सही है अथवा गलत है। स्क्रीन पर आप एक डायरी नंबर देख पा रहे होंगे 49/800 ऑफ 2023। ये केस लिस्ट किया गया था 30 नवंबर 2023 को। ध्यान से सुनिए, 30 नवंबर 2023 को ये केस लिस्ट किया गया था और इस केस को देख सकते हैं श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस को लिस्ट किया जा चुका है 29 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए, यानी कि आने वाले सोमवार को ये केस लिस्ट किया जाएगा। और ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, हो सकता है तिथियों में बदलाव हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से ये केस 29 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। यहाँ पर जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो प्रेयर किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किए हुए हैं उनका क्या होगा, या फिर जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनका क्या होगा, तो ये सभी बातें ऑनरेबल कोर्ट ने रिव्यू के तौर पर आने के लिए कहा था। तो अगर वो सभी चीज़ों को इस रिव्यू पिटीशन में बोला जाता है, मतलब कि प्रेयर के तौर पर रखा जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन सभी चीज़ों को कंसीडर करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीज़ों के लिए सुनने के लिए तैयार होगी या अथवा नहीं, क्योंकि अगर आप देवेश शर्मा जी की जो याचिका है जो स्टार्टिंग से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर पूरी हियरिंग को आपने सुना होगा तो उसमें यही सब बातें चल रही थी, ये सब मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के ये रिव्यू पिटीशन है, देखना होगा कि इस रिव्यू पिटीशन को लेकर के जो ऑनरेबल कोर्ट है उनका क्या कुछ रुख होता है। लेकिन विद कॉस्ट के साथ जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का केस डिसमिस किया गया उसमें बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में क्लियर कट ऑनरेबल जस्टिस का ये स्टैंड था कि बीएड एनी हाउ प्राथमिक में नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात है, अगर आपने एडवोकेट को सुना होगा तो उन्होंने अपॉइंटमेंट की बात की थी कि एटलीस्ट ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनगोइंग भर्तियों में है या फिर जिनका एडवर्टीजमेंट जारी हो गया था उसमें बीएड को रहने दिया जाए, उनकी नौकरी ना छीनी जाए। तो उस पर ऑनरेबल जज ने साफ तौर पर कहा था कि ये नौकरी देने की बात है ही नहीं, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात है, जो कि 21A के अंतर्गत बातें मेंशन की गई हैं। और अगर आप 11 अगस्त वाला जजमेंट देखेंगे तो उसमें भी क्लियर शब्दों में ऑनरेबल जस्टिस ने, जो ऑर्थर हैं इस जजमेंट के, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि केंद्र सरकार का जो स्टैंड था एमएचआरडी के माध्यम से एनसीटी को दिशा निर्देश देना कि इस प्रकार का कोई गजट नोटिफिकेशन लाया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे थे कि कैसे बीएड को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल सके। अगर आप बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाले की सुनवाई सुने होंगे तो उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि बीएड के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उन्होंने हायर सेकेंडरी का नाम लिया था, सेकेंडरी का नाम लिया था और साथ ही साथ अपर प्राइमरी का नाम लिया था, यानी 6 से 12 की वैकेंसी की बात की थी। और जो प्राइमरी है उनके पास केवल 1 से 5 वाली वैकेंसी की बात की थी, केवल उनके पास यही मौका है। ये ऑनरेबल जस्टिस के वर्ड थे। अब यहाँ पर जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जो बल्क में वैकेंसी आती है वो प्राइमरी में ही आती है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कट है कि एनी हाउ बीएड प्राइमरी में हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इस रिव्यू पिटीशन को ऑनरेबल जस्टिस किस नज़रिए से देखेंगे ये तो खैर सुनवाई में ही पता चल पाएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे देश भर के अभ्यर्थी, निश्चित तौर पर ये रिव्यू पिटीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि ऑनगोइंग भर्तियों में या फिर जिनका एडवर्टीजमेंट पहले ही जारी हो चुका था। जो अर्नब घोष जी की याचिका में प्रेयर किया गया था कि ऐसे एडवर्टीजमेंट, ऐसे राज्यों की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियाँ जो कि 11 अगस्त के जजमेंट से पहले ही नोटिफाइड कर दी गई हैं, उन एडवर्टीजमेंट को ना छेड़ा जाए और ये जो डिसीजन है वो प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए, यानी 11 अगस्त 2023 के बाद से। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के ये जो रिव्यू पिटीशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर कोर्ट
अपना एक क्लियर कट पॉइंट दे सकती है, मैटर को डिसाइड कर सकती है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सभी परिस्थितियों को आप देखेंगे तो ये अभी भी तय नहीं है कि ये फैसला कब से लागू होगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तय कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ऐसे तय कर देंगे कि ये फैसला इस दिन से लागू होगा तो ये मैटर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्जेक्टिव मैटर बना हुआ है। जैसे कि कहीं राज्य में अगर आप उत्तर प्रदेश का मामला देखिए, जैसे आप उठा करके देख लीजिए पटना हाईकोर्ट का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट का मामला, मध्य प्रदेश में जो मामला चल रहा है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, और उत्तर प्रदेश की भर्ती का मामला देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की भर्ती जो है वो सबसे आगे चल रही है। सबसे आगे कहने का मतलब कि वो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप एक क्लियर कट डेट डिसाइड कर देते हैं तो वह इन भर्तियों में भी तब भी नहीं मैटर डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि अलग अलग मैटर को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये कह देंगे कि पर्टिकुलर इस डे से डिसीजन लागू होगा तो भी अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट ही मामले को डिसाइड करेगी, क्योंकि उस राज्य की उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या उस समय वो लीगल पोजीशन में था अथवा नहीं। 25 नवंबर 2021 को पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने इसको क्वैश किया था। तो इन सभी चीज़ों को हाईकोर्ट ही तय करेगी। कोई एक क्लियर कट डेट होने के बावजूद भी अलग अलग भर्तियों के अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश वाला मामला देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन जब 25 नवंबर 2021 को आता है, उसके ठीक एक दिन बाद 26 नवंबर 2021 को डिसीजन आया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र होंगे, और वहाँ पर एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाया था। हालांकि वो उस तरीके से चैलेंज नहीं किया गया था जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरीके से जोधपुर हाईकोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था। तो वो मामला जब हाईकोर्ट ने बीएड को डिसाइड कर दिया कि वो प्राथमिक में रहेंगे, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से जब 25 नवंबर 2021 का डिसीजन आ गया रिटन फॉर्म में, क्योंकि रिटन फॉर्म में आने में वेबसाइट पर अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है, तो जब ये रिटन फॉर्म में आ गया तो फिर हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट जो कि वहाँ के हाईकोर्ट ने उनको अलाउ किया था बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, वो फिर से केस दायर करते हैं और जोधपुर हाईकोर्ट के डिसीजन को लगाते हैं। उसके बाद से जो वहाँ की हाईकोर्ट है अपने ही डिसीजन पर रोक लगा देती है, और जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी वह उस रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत फैसले के आउटकम सब्जेक्ट टू आउटकम कर देती है। लेकिन रिव्यू पिटीशन को अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जब हमने अपना डिसीजन दिया था 26 नवंबर 2021 को, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। और अभी हाल ही में जो वहाँ की बीएड चयनित है, जो कि शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, उनको सिस्टम से बाहर निकालने से साफ मना कर दिया। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही कोई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड भी हो जाता है तो भी ये सब्जेक्टिव मैटर रहेगा, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से ही हाईकोर्ट ही तय करेगी कि क्या पर्टिकुलर इस राज्य में इस शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लियर कट डेट डिसाइड भी हो गया तो उसके पहले के सभी भर्तियों से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद के सभी भर्तियों में रहेंगे, या फिर इस प्रकार की चीज़ें बाद में रहेंगे और पहले वाले सभी सेफ हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें ऐसे डिसाइड नहीं होंगी। ये सभी चीज़ें उस राज्य की क्या परिस्थिति थी उस समय उसका लीगल पोजीशन था या नहीं था, क्या कंडीशन थी, उसके हिसाब से चीज़ें तय होंगी। आपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वाले मामले में कल की सुनवाई में श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका, जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, वो मामले को सुना आपने। वहाँ पर हाईकोर्ट में यही मामला उठा कि ये मैटर ही अलग है। उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड है 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो उस मैटर को आप हाईकोर्ट में इस तरीके से चैलेंज या फिर इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि वो मैटर मध्य प्रदेश वाले मैटर से सिमिलर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती हुआ है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है हाईकोर्ट के, और हाईकोर्ट की जितनी भी पेंडिंग केसेस थे, अक्टूबर 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में सुनवाई कर रही थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, कोर्ट ऑर्डर में भी है, कि जितनी भी पेंडिंग्स हैं वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में लेती है। अब आप कहेंगे 69,000 में भी तो मामला 14,548 वाला पेंडिंग था, लेकिन वो मैटर जो 14,548 वाला मैटर है उसमें कभी भी हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी 14,548 के हिसाब से, क्योंकि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब मैटर डिसाइड कर दिया तो उसके बाद से हाईकोर्ट की पावर नहीं है कि वह उसमें जाकर के कुछ इंटरफेयर करे। इस वजह से आप उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को बिल्कुल सेपरेट रखिए, ये अलग ही मैटर है। और बाकी राज्यों में जो ऑलरेडी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है हाईकोर्ट के, उस सभी भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन में ले लिया है। इसीलिए तो आप समझिए ना कि पश्चिम बंगाल में जो ऑलरेडी मैटर पेंडिंग चल रहा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ले लिया, और वहां की जो याचिका श्री अर्णब घोष जी के माध्यम से रिव्यू पिटीशन या फिर इस प्रकार की प्रेयर की गई थी तभी तो खारिज कर दिया गया। अगर वो भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो गई रहती और पर्टिकुलर किसी
हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कंप्लीट हुई रहती, तब वो मैटर अलग बन जाता। चूंकि वो मैटर अभी फाइनल डिसाइड नहीं था, हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, हाई कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इस प्रकार की कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। तो 29 जनवरी 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के सभी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।